शांतनु त्रिपाठी बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार बजट लाने जा रही है, लेकिन उससे पहले आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वे पेश किया जाएगा। और कल आपको बता दें कि आर्थिक सर्वे पेश किया जाएगा यूपी सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह कदम प्रदेश की आर्थिक दिशा को स्पष्ट रूप से सामने रखने वाला माना जा रहा है। चूंकि आपको बता दें कि आने वाले साल में चुनाव भी होने वाला है, तो उससे पहले ये जो आर्थिक सर्वे है, ये जो बजट है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। राज्य की अर्थव्यवस्था लगातार विस्तार की ओर बढ़ रही है और उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की लक्ष्य की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है, जिसका लगातार इसकी बात जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, तमाम मंत्रियों के द्वारा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कही जा रही है। और इसी को लेकर आर्थिक सर्वे कल जो पेश होगा वो दिशा दशा तय करेगा आने वाले एक साल के साथ साथ आने वाले विधानसभा चुनावों की भी। और इसी पर बातचीत करेंगे, हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं और उनसे जानेंगे कि आखिर ये जो आर्थिक सर्वे कल सरकार पेश करने वाली है, जो बजट आने वाला है, किस तरह का बजट रहने वाला है। कुछ आंकड़े जो है वो भी सामने हमारे आए हैं, वो भी हम आपको बताएंगे कि आखिर इस बार बजट में क्या क्या हो सकता है। पेंशन भत्तों को लेकर किस तरह से बजट जो है वो जारी किया जा सकता है। केंद्र सरकार का जो बजट है उससे क्या संकेत जो है वो मिल रहे हैं, यूपी सरकार का बजट कैसा होने वाला है और यूपी सरकार जो है वो बजट लाएगी, उसमें किस तरह के प्रावधान जो है वो देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। 2012 से लेकर के 2017 के बीच में 900 से अधिक दंगे हुए थे, अनुमान कर लीजिए। कोई सिटी ऐसी नहीं थी जहां कर्फ्यू का दौर उस सिटी के अंदर न गुजरी हो। कोई उद्यमी, कोई चिकित्सक, कोई व्यापारी ऐसा नहीं रहा होगा जिसने गुंडा टैक्स न दिया हो। इस दौर में अराजकता चरम पर थी। यहां का युवा पलायन करता था, सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं थी। परिणाम क्या था? जब सुरक्षा नहीं होगी, जो पहले से उद्यम थे वह भी यहां से प्लान कर रहे थे। आपने देखा होगा पिछले 9 वर्ष में बड़े बड़े पर्व और त्योहार हो रहे हैं, सारे सकुशल संपन्न हो रहे हैं। कहीं कोई शांति भंग की बात नहीं करता है, कहीं कोई अराजकता की बात नहीं करता है, कहीं कोई फिरौती की बात नहीं करता है, कहीं कोई दंगा नहीं है, कोई फसाद नहीं है, कोई गुंडा टैक्स नहीं है। आज कहीं भी इस प्रकार की स्थिति नहीं है और उत्तर प्रदेश निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जिसकी वजह से निवेश भी बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश जो है वो विकास की रफ्तार पकड़ रहा है, ये कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका आपका परिचय करा देते हैं। अपर्णा दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। अपर्णा जी बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ प्रोफेसर अजय प्रकाश जी जुड़े हुए हैं, अर्थशास्त्री, लखनऊ विश्वविद्यालय के। प्रोफेसर साहब बहुत स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार नवेश चिकोद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। अपर्णा जी से शुरुआत कर लेते हैं। अपर्णा जी, बजट जो है वो 11 फरवरी को आने वाला है, उससे पहले आर्थिक सर्वेक्षण, क्या जो जनता उम्मीद लगाए बैठी है इस बार पूरी होने वाली है? इस बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं जनता को इस बार। देखिए, बिल्कुल जो 2025-26 में बजट आया था वो अब जो बजट आ रहा है वो 1 लाख करोड़ अधिक बजट है। और आर्थिक सर्वे एक अपने आप में बहुत ही सकारात्मक पहल है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से आर्थिक सर्वेक्षण का जो ये कदम उठाया है, वो अन्य विभागों में जैसे एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, अन्य औद्योगिकी के लिए कई एक ऐसे जो विभाग हैं जो छूट चुके हैं या कम हो रहा है या कहीं ज्यादा हो रहा है, तो कहीं कोई छूट तो नहीं रहा है। तो बेहतर ये है कि हम आर्थिक सर्वेक्षण कराएं और हर विभाग की जानकारी होगी तो उसी हिसाब से हम बजट को अन्य विभागों में वितरित करेंगे ताकि हम बराबर पर ला सके। और जो पूरा हम संकल्प पत्र लिया था, जो हमने संकल्प लिया था वो हम पूरा कर सके, ये हमारा पहला उद्देश्य होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि कहीं कोई कम या कोर कसर रह जाए। हमारा मानना है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी को जो सेवा का मौका दिया है हम उसमें सफल रहें और जनता हमें जिस प्रकार से सकारात्मक दृष्टिकोण से देख रही है, मुझे लगता है कि 2027 हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा, जो आने वाला चुनाव है। और आप देखिए जिस प्रकार से ये
माहौल बनाने की जो कोशिश चल रही है, नैरेटिव सेट करने की कोशिश चल रही है, हम उस पर भी लगातार अपनी उसको पहल कर रहे हैं कि इस नैरेटिव को, जो झूठे नैरेटिव विपक्ष द्वारा सेट किए जा रहे हैं, हम उस पर भी काम कर रहे हैं और हम हर बूथ पर लोगों तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। विपक्ष के हर एक नैरेटिव को फेल करने का हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि झूठ बोलने की राजनीति आप देखेंगे कि बहुत बड़े स्तर पर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर 10 लोग लगातार या 100 लोग या ज्यादा से ज्यादा लोग जब एक झूठ को लगातार बोलेंगे तो जनता उसे सही समझने की भूल करती है। तो हम ये भी लगातार फेल करने की कोशिश कर रहे हैं और मेरा मानना है कि ऑपोजिशन का जी जो भी आप कह रहे हैं कि नैरेटिव जो ऑपोजिशन के द्वारा चलाए जा रहे हैं उसको आप काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं और बेहतर उसका रिजल्ट जो है वो जमीन पर देखने को मिले। प्रोफेसर अजय प्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, बजट आने वाला है, आर्थिक सर्वे जो है वो पेश किया जाएगा, किस तरह से आप देखते हैं पिछले साल के मुकाबले की अगर तुलना की जाए 2017 से जो है वो सरकार की तुलना की जाती है, अभी तक कितना परिवर्तन देखने को मिला है, इस बजट से कितनी उम्मीदें हैं और क्या सकारात्मक परिणाम जो है वो देखने को मिल सकते हैं जनता को? नमस्कार। ये अपने आप में एक बहुत ही अहम सवाल है जो आप पूछ रहे हैं, खास करके एक ऐसे समय पे जब भारत जो है जिस तरीके के वैश्विक बदलाव आ रहे हैं इकोनॉमी में जी। उन सारी चीज़ों को देखते हुए अगर हम लोग देखें तो ये जो आर्थिक सर्वेक्षण का एक नया स्टेप लिया गया ये बहुत ज़रूरी हो गया है। वजह उसकी ये है कि जिस तरीके से हमारा अमेरिका से जो है डील हुआ है, जिस तरीके से हमारा यूरोप से डील हुआ है, ये आर्थिक सर्वेक्षण हमको बहुत अच्छी तरह से एक दिशा दे सकता है, बता सकता है कि हम किस तरफ ज्यादा आगे बढ़ें, हमारी क्या जरूरतें हैं, हमें कहाँ पे कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी है, हमें कहाँ पे कंपटीशन देखना है। अब हम आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि 2017 से लेकर के 2026 तक में क्या बदलाव आए हैं। तो अगर 2017 से 26 तक में देखें तो हमने चरणबद्ध तरीके से देखा है कि हम लोग अपने इस स्टेट में बढ़ते चले जा रहे हैं, आगे हमने कोशिशें करी हैं। हमारा जो ताना बाना जिस तरीके से हमने उसको बुना है वो शुरुआत में रहा कि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स में कैसे अच्छा कर सकें, हम जो है मार्केट्स में कैसे अच्छा कर सकें, हम अगर किसी तरीके की पॉलिसी ला सकते हैं जिससे कि हमारा स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज बढ़ सकता है तो हम वो कैसे कर सकें, हम अगर किसी तरीके की कैपिटल बाहर से इनवाइट कर सकते हैं तो हम वो करें। और इसके लिए बहुत सारी समिट्स हुई हैं, सबको ही जानता है। फिर कॉरिडोर्स भी जो हैं अलग अलग बनाए गए, डिफेंस कॉरिडोर, इस तरीके की कई चीज़ें हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर में खाली वो मैं रोड्स कह रहा था, रोड्स ही नहीं, वाटरवेज भी, एयरवेज भी, नए जिस तरीके के एयरपोर्ट्स हैं वो हमारे पास आए। तो हमने बहुत सारे रीजन्स को अपने आप में जो है एक जगह के ऊपर इंगित किया है। तो 2017 से लेके 2026 तक में ऐसा हुआ है। लेकिन इसी के साथ साथ एक चीज़ और, मैं अपनी पहली बात और दूसरी बात दोनों को मिलाऊं जी। तो हमारा जो अमेरिका के साथ एग्रीमेंट अभी हुआ है, जो अब हमारा जो है शुरू भी होने जा रहा है, उसमें एक बहुत अहम बात है। अहम ये है कि हम कैसे अपने यहाँ के उद्यमियों की, अपने यहाँ की लोगों की कैसे वो पावर बढ़ा सकते हैं जिससे इंटरनेशनली हमारा उत्पाद जो है वो एक्सेप्ट हो। अगर हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पाद एक्सेप्ट नहीं हो पाता है तो हमें मुश्किल होगी। तो बजट का आर्थिक सर्वेक्षण जब यहाँ पर आ रहा है वो इस चीज को भी देखे और उस चीज के अनुसार अपने बजट में हम वो चेंजेस कर सकते हैं जो 11 तारीख को आ रहा है, जिससे हम ये समझ सकें कि कैसे हमको उत्तर प्रदेश को आने वाले समय में, एक नए उत्तर प्रदेश को कैसे आने वाले समय में हमको आगे बढ़ाना है। जी ठीक, आगे इस पर बात करेंगे, लेकिन नवेद जी आपसे जानना चाहता हूं सर, 2017 और अब 2026 आपको कुछ जमीन पर बदला हुआ नजर आता है, या विपक्ष जो है वो आरोप जो है वो लगातार जिस तरह के लगाता है, आपको कुछ बदला हुआ नजर आता है? वास्तव में कुछ 2017 के बाद बदला है या फिर ये तो तमाम दावे किए जा रहे हैं हवा हवाई है? लोकतंत्र में कहीं ना कहीं चुनावी जीत का पैमाना जरूर होता है, क्योंकि जनता को कुछ लगा होगा, कुछ ना कुछ जमीन पे उतरा होगा, कुछ तो विकास कार्य हुए होंगे। और अगर बैकग्राउंड देखिए उत्तर प्रदेश का, तो वो चीजें जो पिछली सरकारें नहीं कर पाई वो योगी सरकार ने की। शायद इसीलिए दूसरी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की जनता ने बनाया। जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ विकास कार्य हुआ है, कुछ ना कुछ बदलाव हुआ है। और ये बजट ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चुनावी वर्ष है। ये मान के चलिए कि ये ऐसा बजट है जो एक तो बहुत बड़ी साइज का, बहुत बड़ी राशि का ये बजट है, और ये वो बजट है जो जमीन पर उतरेगा तो उससे कहीं ना कहीं चुनावी
एक असर दिखाई देगा। यानी सरकार चाहती है, पार्टी चाहती है, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये बजट जमीन पर उतरे, जनता इससे प्रभावित हो, जनता को लाभ मिले, ताकि अगली बार फिर एक बार विजय मिल सके। क्योंकि अगला जो बजट होगा उसके बाद में मौका नहीं मिलेगा सरकार को उसको जमीन पे उतारने का, उसके बाद चुनावी घोषणा हो जाएगी। तो ये बजट बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही सोच समझ के आर्थिक सर्वेक्षण का मतलब यही है कि किस मद में ज्यादा बजट इस्तेमाल हो, किस चीज में ज्यादा जरूरत है। जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का जो सांस्कृतिक एक जो सौंदर्य है उसको योगी सरकार ने बढ़ाने की कोशिश की। कुंभ जैसे, महाकुंभ जैसे आयोजन हुए, अयोध्या को बिल्कुल नया स्वरूप दिया गया। लेकिन अब कुछ और जरूरतें ऐसी हैं, चाहे वो मेडिकल की हो, चाहे शिक्षा की हो, उद्यमियों को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने की हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश हुनरमंदों का प्रदेश है और यहां से उद्योग धंधे पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं अपना नाम रोशन करते हैं, रेवेन्यू पैदा करते हैं। इसके साथ में ये कृषि प्रधान प्रदेश है। यहाँ कृषि को आगे बढ़ाने के लिए, किसानों का कहीं ना कहीं उत्थान करने के लिए, नौजवानों को नौकरी देने के लिए, उनके स्किल्स को आगे बढ़ाने के लिए, ये सारी बातों को न सिर्फ उसका एक बजट तय होगा बल्कि उसको जमीन पर उतारने के लिए सरकार पूरी कोशिश करेगी। इसलिए ये करो या मरो जैसा बजट है, क्योंकि इस बजट को सिर्फ पेश करना ही नहीं होगा, सरकार को उस पर जमीन पर उतार के नौजवानों को खुश भी करना है, उनको नौकरी भी देना है, उनके स्किल्स को भी आगे बढ़ाना है। महिलाओं के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं को, खासतौर से समाज कल्याण के लिए एक बड़ा मद होगा, ये उम्मीद की जा सकती है। क्योंकि कुछ योजनाएं ऐसी हैं, कुछ पेंशन ऐसी है, कुछ मदद के तमाम हमने देश में राज्यों में चुनाव देखे, जहां जिसको हम लोग लॉलीपॉप भी कहते हैं, जैसा कि बिहार में हुआ, जैसा अन्य राज्यों में हुआ, कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के नाम पर कुछ ना कुछ उनको एक आर्थिक सहयोग दिया गया, चाहे उनके स्किल्स को आगे बढ़ाने के लिए दिया हो, चाहे उनकी शिक्षा के लिए हो। तो समाज कल्याण के लिए, महिला विकास के लिए भी एक बड़ा साइज होगा बजट का। इसलिए इस उम्मीद पर बड़ी निगाहें हैं पूरी देश की और उत्तर प्रदेश की जनता की। मैं स्किल डेवलपमेंट और महिला विकास को लेकर जिस तरह से दावे किए गए हैं बजट में, उस पर ही बात करूंगा। लेकिन अपर्णा जी, ये कहा जा रहा है कि देखिए चुनावी साल होने वाला है, इस वजह से ये बेहद लुभावना बजट होने वाला है। पिछले बार के बजट की तुलना करें तो कुछ खामियां उसमें रह गई, लेकिन इस बार जो बजट होगा वो चुनाव की दृष्टि से चूंकि आएगा, इसलिए चुनावी दृष्टि से बेहद लोक लुभावन बजट इस बार होने वाला है। देखिए, मैं नहीं कहूँगी कि कुछ कमियां रह गई हैं, बस हमारा एक आंकलन ये है कि जिस प्रकार से 8.8 लाख करोड़ का पिछला बजट था और अब डायरेक्ट 1 लाख करोड़ बढ़ाया गया है, उसके पीछे की वजह ये है कि जो भी विभाग अछूते रह गए हैं, जो भी विभाग आने वाले समय में काम कर सकते हैं और बराबरी पर आ सकते हैं, ऐसे विभागों को हम आगे बढ़ाएंगे, इसलिए तो हम सर्वेक्षण करा रहे हैं। वहीं मैं आपको बता दूं, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम दे रहे हैं 25%, शिक्षा में दे रहे हैं 15% और कृषि में दे रहे हैं 12%। आने वाले बजट की बात कर रही हूं मैं। स्वास्थ्य में दे रहे हैं 8% और सामाजिक सुरक्षा में हम दे रहे हैं 5% बजट। तो हम हर एक विभाग को डीपली ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करने के बाद इसको हम फुलफिल करने का पूरा प्रयास करेंगे। और क्योंकि 2027 नहीं भी आता, तब भी मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ष बजट को लेके अपनी जागरूकता को हमेशा बनाए रखा है। और आर्थिक सहयोग के रूप में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आता है आर्थिक दृष्टिकोण से, जो हमें देश के लिए हमें जीडीपी में मदद करता है। और मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की बदलती तस्वीरों में नजर आता है, जिस प्रकार से हमने एक्सप्रेस वे बनाए, एयरपोर्ट्स बनाए हैं, तो ये लोगों को जब दिख रहा है और लोगों को लगता है कि हमने लॉ एंड ऑर्डर पर जितना काम किया है, महिला सुरक्षा को लेकर हमने जितना काम किया है, महिलाएं आज की डेट में कितनी जागरूक और सुरक्षित और आने वाले समय में बढ़ रही हैं और उनको मौके मिल रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर हो या फिर सरकारी सेक्टर हो, अन्य सेक्टर हो। हमारे गाँव की महिलाओं तक को हमने स्वावलंबी बनाने के लिए नई अन्य प्रकार की योजनाएं बनाई हैं। और तो ये सबको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बेहतर काम कर रही है दूसरी सरकारों की अपेक्षा। जो पहले की सरकारें थी उसमें जिस प्रकार से बजट में भी हेरा फेरी कर दी जाती थी, सीएजी की रिपोर्ट में आपने पिछली दफा देखा होगा, जिसमें लगातार वो चल रहा है। लेकिन इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगी, मैं बस इतना कहूंगी कि देखिए। हाँ जी, ठीक है, मैं वापस आता हूँ आपके पास। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका। असल पिछली सरकारों में बजट में हेरा फेरी कर दी जाती थी, लेकिन इस बार सरकार जो बजट पेश कर रही है वो सभी के विकास के लिए, महिलाओं के विकास के लिए, युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए जो है वो बजट लाया जा रहा है। आप क्या कहेंगे, बजट जो कल तो आर्थिक सर्वे पेश होने वाला है, 11 को बजट आने वाला है?
शांतनु जी, अगर पिछले बजट की बात किया जाए, क्योंकि सरकार का आखिरी बजट है और चुनावी बजट है, जैसा कि आपके चैनल पर भी बताया जा रहा था कि लुभावना बजट हो सकता है जी। लेकिन अगर पिछले 9 बजट पेश हुए हैं उनकी छोड़ दीजिए, लास्ट जो 20 फरवरी 2025 को जो बजट पेश हुआ था, इस बजट को अगर देखा जाए तो ये बजट का जो साइज था मतलब 8,08 करोड़ का जी। और इसमें जो है जो टोटल जो खर्च हुआ सरकार के द्वारा 54.42%, जी। लगभग आधा बजट खर्च हुआ सरकार का। अब आप बताइए कि बजट आप बहुत बड़ा बना दिए, अपना जी कर थी 1 लाख करोड़ हमने बढ़ा दिया है जी। आप 8 लाख या 8.5 लाख करोड़ का बजट जो पिछले साल का था उसका 54%, 54% आपने बजट खर्च किया और आप कह रहे हैं 1 लाख करोड़ हमने बजट बढ़ा दिया। तो बजट बढ़ाने से तो होगा नहीं, आप कागज बजट बढ़ा दोगे, लेकिन अगर वो जमीन पर खर्च नहीं होगा, उससे जो बजट का जो अचीवमेंट होना चाहिए उस पैसे से वो अचीवमेंट नहीं होगा, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, तो फिर बजट का बड़ा होना, लोक लुभावन होना का मतलब समझ नहीं आ रहा हम लोगों के। और इसके अलावा भी देखिए बजट किस लिए होता है शांतनु जी, बजट होता है जन कल्याणकारी योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए। और जो भी हमारे सेगमेंट्स हैं, चाहे एजुकेशन का हो, हेल्थ का सेक्टर हो या ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर हो या जो भी सेक्टर हो, किसी सेक्टर में आप देखिए कुछ ऐसा आमूलचूल परिवर्तन इस सरकार ने नहीं ला पाई है। आज तक 2 कार्यकाल पूरा हो गया इनका, आज तक लखनऊ मेट्रो का एक पिलर नहीं बढ़ा पाए। आप इनसे पूछिए क्यों नहीं बढ़ा पाए। आज तक कोई भी हेल्थ सेक्टर में या एजुकेशन सेक्टर में कुछ ऐसा परिवर्तन नहीं ला पाए। इन्होंने वेमेन एम्पावरमेंट और वेमेन सुरक्षा की बात की, लेकिन आप 10-90 को देख लीजिए कि महिलाएं आए दिन हमारे जो वहां पे बहनें हैं जो वहां पे काम करती हैं, वो अपने वेतन को लेकर के और अपने जो उनकी सुविधाओं को लेकर के आए दिन वो जो धरना प्रदर्शन कर रही हैं। डायल 100 जैसी सेवा हमने दिया था, वो सेवा को उन्होंने बर्बाद कर दिया। तो आप बजट बनाइए, हम लोग आपके साथ हैं, बजट बनाइए, लेकिन बजट वो न हो कि का वर्षा जब कृषि सुखानी। ठीक है अपर्णा जी, कि वही बजट वो कह रहे हैं कि बजट आप बनाइए, बजट का आकार बड़ा कर दीजिए, लेकिन वो जो तमाम योजनाएं हैं वो धरातल पर उतरनी चाहिए। पिछली बार बजट का भी जिक्र कर रहे हैं, अपर्णा जी जवाब दीजिए। देखिए, अगर बात की जाए बजट को खर्च को लेकर, तो मैं आपको बता दूं, आपके जो भी विभाग हैं, सबसे पहले तो उसमें निकाला जाता है कि किस प्रकार से हम विभागों को वितरित करेंगे। तो विभागों को वितरित करने में जो भी हिस्सा रह जाता है वो कहीं ना कहीं आगे आने वाले वक्त में देखा जाए तो ये मान लिया जाता है कि हमने जो खर्च किया है वो हम आगे बढ़ाएंगे और उसमें और जो पूर्ति रह जाती है। इसीलिए तो हम आने वाले जो ये 2026-27 का बजट है, इसीलिए तो हम 1 लाख करोड़ ज्यादा अधिक लेकर आए हैं कि हमारी जो भी छूट रह गई है उसको हम किस तरीके से पूरा कर पाए। और आप कह रहे हैं कि महिलाओं को लेकर हमने कितने काम किए, हमने महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के रूप में देखा जाए तो हमने एक बहुत बड़ी जर्नी हमने अभी तक हासिल कर ली है। हमने अगर कन्या सुमंगला योजनाओं को लेकर हमने जो अपने आप में जो दिशा निर्देशित किया है, हमारे जो विभाग है उनमें कहीं ना कहीं हम वृद्धि पा रहे हैं। और महिलाओं को ऐसा लगता है, युवाओं को लगता है कि देखिए हमने जिस प्रकार से काम किए हैं उत्तर प्रदेश में वो आमूल चूक परिवर्तन हुए। हमने मेडिकल को लेकर हमने 65 मेडिकल कॉलेजेस दिए हैं, तो ये किसी से छिपा नहीं है, ये देखा जा रहा है। हमने एक्सप्रेसेस दिए हैं, ये किसी से छिपा नहीं है, देखा जा रहा है। प्रति व्यक्ति आय हमने डबल कर दिए, 1,24,000 से अधिक हो गई है। ये कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है आंकड़ों के रूप में। अजय जी वक्त की कमी है। अजय जी, महिला और युवा जो कि कहा जाए कि एक टारगेट है, केंद्र है कहीं ना कहीं सरकारों का कि हम इनका विकास कैसे करें। महिलाओं का वोट आजकल वोट बैंक माना जाता है। अजय प्रकाश जी, तो आप किस तरह से देखते हैं महिला सशक्तिकरण को लेकर या फिर एमएसएमई को लेकर जिस तरह से बजट अलॉट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, और यूपी में आप किस तरह से उम्मीद जता रहे हैं इसको लेकर? देखिए, एक बड़ा ही अच्छा समय है जिस वक्त महिला सशक्तिकरण और यूथ एम्पावरमेंट और प्रोग्रेशन दोनों के लिए हम इस चीज़ को अपने सेंट्रल गवर्नमेंट बजट्स और स्टेट गवर्नमेंट बजट्स दोनों को यूज़ कर सकते हैं। हमारी जो, फिर से हम अपनी पिछली बात पे आते हैं, हमारी जो दोनों रिक्वायरमेंट्स हैं वो अपने आप में बड़ी इस वक्त आवश्यक और अहम हो गई हैं। जैसे ही हम कहीं पे भी एम्प्लॉयमेंट की बात देखें या एंटरप्रेन्योरशिप की बात देखें, हमको दोनों की जरूरत है और हमको सफल एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की आवश्यकता है। तो यूथ एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट, दोनों के लिए ही हमारे पास बहुत अच्छा समय, अगर हम प्रॉपर एलोकेशन इस बजट में करते हैं और हम उनके लिए इस तरीके की स्कीम्स बनाते हैं जिससे हम प्रोडक्शन अपना बढ़ा सकें, हम कॉम्पिटिटिव हो सकें, तो ये बहुत ही अच्छा समय है जिस वक्त हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है पूरे का पूरा। हमने निरंतर
अलग अलग स्कीम्स लगाई, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट 1 स्टेट के हिसाब से हमने पूरी चीजें बनाई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, रोड्स तैयार है, सब कुछ तैयार। हम उसको जो है सिर्फ अब टेक ऑफ स्टेज में ला करके और लॉन्च कर सकते हैं, हम आगे बढ़ा सकते हैं और स्ट्रेंथन कर सकते हैं। जी सर, नवेद जी, महिलाओं को लेकर तमाम तरह की स्कीम जो है वो लॉन्च की गई हैं, सरकार की ओर से दावे भी किए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है महिला वोट बैंक जो है वो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ मोबिलाइज कर पाएगी? पूरा महिला वोट बैंक और तमाम जो योजनाएं गिनाई गई हैं, चाहे वो कन्या सुमंगला योजना का जिक्र जैसा कि अपर्णा जी ने किया, आपको क्या लगता है जो तमाम योजनाएं महिलाओं को केंद्र में रखकर एक तरह से चलाई जा रही हैं, क्या इम्पैक्ट उसका देखने को मिलेगा? आंकड़े बताते हैं कि केंद्र की सरकार मोदी और योगी के ऊपर बड़ा विश्वास है महिलाओं का और बहुत बड़ा वोट बैंक है। ये लगातार आंकड़े बता रहे हैं, चाहे वो सुरक्षा का मामला हो, चाहे महिलाओं की सहायता और सम्मान का मामला हो। योगी और मोदी को काफी समर्थन मिला है महिलाओं को और सरकारें चाहती भी हैं कि महिलाओं के विश्वास की डोर को हम बरकरार रखें। इसलिए इस बजट में भी उम्मीद की जा रही है कि कुछ ऐसी योजनाओं की बढ़ोतरी होगी जो महिलाओं को खुश कर सके। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कही, मैं उनकी बात से सहमत हूं। पिछले 9 बजट जो हुए उनसे कहीं बड़ा साइज ये बजट है, ऐतिहासिक बजट है। लेकिन पिछले जितने भी बजट हुए उनमें हर विभाग में, अधिकांश विभागों में पैसा लैप्स हो गया। जरूरतें हैं, आप केजीएमयू जाइए, आप ट्रॉमा सेंटर जाइए, मरीज जमीन पर पड़े हुए हैं, मेडिकल में, शिक्षा में, कृषि में, लेकिन पैसा कैसे लैप्स हो जाता है? क्यों नहीं खर्च हो पाता है? क्यों नौकरशाही हो, चाहे योगी सरकार का मंत्रिमंडल हो, वो क्यों इतनी लापरवाही करता है कि जरूरतमंद है और पैसा भी है लेकिन हम पैसा नहीं खर्च करते हैं। वो पैसा कहीं 50%, कहीं 30%, कहीं 20%, अगर वो पैसा जमीन पर नहीं उतर पा रहा है, वापस हो रहा है, तो ये सारा साइज बेकार है। ये सारा बजट सिर्फ प्रचार के लिए है। अगर पुराने आंकड़ों पे गौर करिए तो हर बजट के बाद में अधिकांश विभागों में जहां जनता की जरूरतें हैं वहां पैसा लैप्स हो जाता है। ये आंकड़े बताते हैं, ये सरकार खुद बताती है। तो क्यों लैप्स हो जाता है, ये बड़ा सवाल है। और जरूरत इस बात की है कि योगी सरकार जो बजट ला रही है कम से कम चुनावी वर्ष में पूरा तो खर्च कर दे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है। पूरा जो बजट है वो खर्च करना चाहिए। लेकिन अपर्णा जी जिस तरह से जिक्र कर रही थी तमाम योजनाओं का, अशोक जी, और उन्होंने एक जिक्र किया है कि हमने प्रति व्यक्ति आय जो है वो 2017 के मुकाबले 2 गुनी से भी ज्यादा हो गई है। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं। उन्होंने कहा कि 43,000 से बढ़कर 1 लाख से भी ज्यादा हो गई है। और इस पर जो है आपका क्या कहना है, क्या काउंटर करना चाहेंगे सर? नहीं, देखिए, सरकार जब एक तरफ कहती है कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, मोदी जी कहते हैं योगी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, आप इस बात को लेकर के कहते हैं कि वर्ल्ड की 3rd फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हमारी है, जीडीपी हमारी 3rd नंबर की, क्या क्या वादे करते हैं आप। लेकिन पर कैपिटा इनकम, आपने बहुत अच्छा सवाल किया शांतनु जी। पर कैपिटा इनकम में जानते हैं हमारा देश 50 देशों, जो टॉप 50 देशों से नीचे है। हमारी जीडीपी, हमारी इकोनॉमी टॉप 40 में है और हमारा पर कैपिटा इनकम टॉप 50 के बाहर है। और दूसरा मैं आईना दिखाऊंगा, अभी अपर्णा जी ने कहा कि 65 मेडिकल कॉलेज हमने बना दिए। हमारे यहाँ एक अडम गोडवी साहब थे, वो कहते थे कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारे वादे झूठ, तुम्हारी बातें की जा गई हैं। इसी तरह की बात इन्होंने किया। हर जिले में जो सरकारी जो जिला अस्पताल है शांतनु जी, आप इसको चेक करवा लीजिएगा, आपके रिपोर्टर हर जिले में है। हर मेडिकल कॉलेज, जो जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज का दर्जा घोषित कर दिया गया है, वहां मेडिकल कॉलेज की एक सुविधा नहीं है, न तो वहां प्रोफेसर है, न तो वहां इंस्ट्रूमेंट है, न तो वहां इस तरह की कोई मतलब फैसिलिटीज है ही नहीं मेडिकल कॉलेज की। उसको फर्जी में सरकार ने उसको जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज घोषित कर दिया है। इस आधार पर 65 मेडिकल कॉलेज बता रही है। इन्होंने तमाम योजनाओं का नाम लिया। एक सिंपल योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, आप इसको गूगल कर दीजिएगा। इस योजना का ऑडिट रिपोर्ट आई थी, पता चला कि 90% धन की बंदर बांट हो गई। अब प्रधानमंत्री की योजना की हालत ये है तो योगी सरकार की योजनाओं का क्या हम मूल्यांकन करें? तो आप ये बताइए कि योजनाओं के आप बड़े बड़े नाम लेते हो, अब 65 मेडिकल कॉलेज बना दिए, लेकिन सब तो कागज में हो गया बहन जी। ठीक है अशोक जी, बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त इतने की इजाजत दे रहा है, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, आर्थिक सर्वे पेश होने वाला है और सरकार बजट लेकर आएगी। 11 फरवरी को देखना होगा कि कौन से विभाग को कितना मिलता है और क्या इस बार धरातल पर बजट पूरा खर्च हो पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। यहां पर रुकते छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला लगातार जारी।